हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए फॉर ऑनलाइन क्लास में। तो जो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की जो केमिस्ट्री की बुक है उसके जो चैप्टर नंबर सेकंड या हम न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं फर्स्ट चैप्टर, तो उसके जो विलियन है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने विलियन देखा। तो विलियन हमने देखा, विलियन दो प्रकार का होता है या विलियन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से? विलय एंड विलायक। ये चीज़ हमने देख ली। भली बात ही आप जान गए हो, पहचान गए हो। रिपीट करना मेरा ये कर्तव्य है जिससे आपको याद रहे, इसलिए आपको हर वीडियो में जितना पढ़ा दिया उस चैप्टर से जो रिलेटिव है या रिलेट करता है उसको सब न पढ़ाना मेरे के फ़र्ज है, ठीक है, जिससे आपको याद रहे, कंठस्थ हो जाए, इसलिए पढ़ा दो। विलय क्या होता है? जिसकी मात्रा क्या होती है भाई? कम होती है। और जो विलायक होता है, विलायक होता है उसकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमने देखिए विलायक के आधार पर विलयन का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार का देखा, ठीक है। कौन कौन सा देखा? गैसीय विलयन, ठीक है, गैसीय विलयन देखा। दूसरा हमने क्या देखा? द्रव्य विलयन देखा, द्रव्य विलयन देखा। तीसरा हमने क्या देखा? ठोसीय विलयन देखा, ठीक है, ठोसीय विलयन देखा। हमने 3 चीज़ देखी। कौन कौन सी देखी? विलायक के आधार पर हमने विलयन 3 प्रकार के देखे। पहला क्या था? गैसीय विलयन। दूसरा क्या देखा? द्रव्य विलयन। तीसरा हमने क्या देखा? ठोसीय विलयन। इसी प्रकार हमने विलय के आधार पर भी विलयन का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें हमने 5 प्रकार से देखा। 5 प्रकार का कौन कौन सा है भाई साहब? पहला आता है तनु विलयन, तनु विलयन। दूसरा हमने देखा सांद्र विलयन। तीसरा हमने देखा संतृप्त विलयन, ठीक है। चौथा हमने देखा असंतृप्त विलयन। जो पांचवा है वो कौन सा है? अति संतृप्त विलयन, ठीक है, अति संतृप्त विलयन देखा, ठीक है। हमने विलयन देखे, विलयन के 2 घटक देखे, एक विलय एक विलायक। जिसकी मात्रा कम होती है वह विलय कहलाता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वह विलायक कहलाता है। विलायक के आधार पर हमने विलयन का वर्गीकरण देखा, तो वह 3 प्रकार से होता है: गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, ठोसीय विलयन, ठीक है। इसी प्रकार से हमने विलय के आधार पर विलयन का वर्गीकरण देखा, तो वो 5 प्रकार से होते हैं: तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन। इसी प्रकार हमने इसी क्रम में एक आगे जाके देखा तो उनकी इकाइयाँ देखी, विलयन को व्यक्त करने की सांद्रता देखी, ठीक है, ठीक है, वो चीज़ देखी। उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत देखा, आयतन प्रतिशत देखा, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत देखा, आयतन प्रतिशतता देखा, हमने W/W देखा, द्रव्यमान प्रतिशतता देखी, आयतन प्रतिशतता देखी। उसके लिए हमने अलावा हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता देखी, मोलरता मोललता मोल अंश, और इसी के साथ में पार्ट्स पर मिलियन देखा। इसी के साथ, ठीक है, इसको आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। यानी साथ के साथ अब रिवीजन करते चलेंगे ना तो आपको है ना जो पेपर टाइम होगा तो इतनी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। तो आप है ना साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलो, क्योंकि अब कम समय है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल है, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमने देख लिया था, मोलर से देख ली थी, ठीक है। मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, इनके जो फॉर्मलता नॉर्मलता इसके सूत्र लिखाए थे, ये ज़्यादा इतने जरूरी नहीं, फिर है जितने, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे विलेयता की, ठीक है भाई। विलेयता होती क्या है, जो कि इस चैप्टर का सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। विलेयता क्या होती है, परिभाषा देखिए। आप क्या कर रहे हो कि स्थिर ताप पर देखेंगे, स्थिर ताप पर स्थिर आयतन में विलय की घुले हुई अधिकतम मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं, ठीक है भाई, विलेयता कहते हैं। अब विलेयता अधिकतम मात्रा घुली हुई है। हमने देखा था विलयन के आधार पर हमने 5 प्रकार के पढ़े थे: तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तो संतृप्त में क्या था कि जो विलयन में था ना, विलयन में क्या थी? विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, तो उसे हम क्या कह रहे थे? संतृप्त विलयन बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? संतृप्त विलयन भी कह सकते हैं, ठीक है। विलेयता किस किस पर निर्भर करती है, ये आपको जो बात को जरूरी ध्यान में रखना है। किस पर करती है? ताप पर निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, और इनके विलय विलायक की प्रकृति आदि पर क्या करती है? निर्भर करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके जो फर्स्ट पार्ट है, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर। किस पर? ठोसों
कि द्रवों में विलेयता। देखो इसी से स्पष्ट हो जाता है क्या भाई, क्या स्पष्ट हो जाता है? ठोसों की द्रवों में, ठोसों की मतलब यहाँ से ठोस होगा वो क्या होगा, विलय होगा, और जो द्रव होगा वह विलायक होगा। ठीक है, हाथ की आज यानी जो लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आप 5-10 मिनट का गैप दिया जाएगा, सॉरी 2-3 मिनट का गैप दिया जाएगा, या आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनाएगा। ठीक है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे विलय है वो क्या भाई, ठोस है, और विलायक क्या है भाई, द्रव है। तो क्या करें हम, ठोसों की द्रव में विलेयता। उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण देखोगे आप तो उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, उदाहरण कौन कौन से आएंगे वो भी हम बता देते हैं। NaCl प्लस जल, उदाहरण सोडियम क्लोराइड प्लस जल हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं ग्लूकोज प्लस जलोसा है, ग्लूकोज प्लस जल। ठीक है, NaCl ग्लूकोज क्या है, ये सभी क्या है, ये ठोस हैं, और जल यहाँ पे क्या है, द्रव है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम, ठोसों की द्रव में विलेयता से मतलब क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लीजिए आप, वो भी क्या है कि आप देख रहे हो स्थिर ताप पर विलेयता से क्या मतलब है, स्थिर ताप तो इसमें फिक्स रहेगा, और आयतन भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, स्थिर रहेगा। तो परिभाषा लिखता हूं मैं, स्थिर ताप पर किसी 100 ml विलयन, भाई पहले फिक्स कर दिया 100 ml, यानी इसका आयतन क्या है, फिक्स होगा, निश्चित होगा, या हम कह सकते कौन वो होगा, स्थिर होगा। ठीक है, 100 ml विलयन में घुले हुए ठोसों, क्यों ठोसों क्यों लिया, यहाँ पे विलय, विलय क्या है, ठोस है, तो हम ठोस लिखेंगे, ठोसों की अधिकतम, ठोसों की अधिकतम। देखो भाई साथ ही साथ कभी कभी मुझे हिंदी में लिखने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप है ना बोल रहा हूँ ना उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अधिकतम मात्रा को, अधिकतम मात्रा को स्थिर ताप पर किसी 100 ml विलयन में घुले हुए ठोसों की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता कहते हैं, को ठोसों की द्रव्यों में विलेयता कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए भाई क्या होता है। अब एक चीज़ यहाँ से क्या होती है ठोस द्रव्य विलेयता में, अब देख रहे हो कि जो NaCl है, शर्करा है, वो तो जल में घुल रही हैं। ठीक है, वो तो जल में बहुत आराम से घुल, लेकिन आप देखते हो कि नेफ्थेलीन हो जाता है, एंथ्रोसिन हो जाता है, वह जल में नहीं घुलते हैं। क्यों नहीं घुलते हैं वो भी बताएंगे। एक और चीज़ होता है कि जल में न घुलकर वो किस में घुल जाता है, वह है ना बेंजीन में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है भाई, वो भी है क्योंकि आप यहाँ से देखोगे कि जो विलय होता है ना, विलय विलायक में घुल जाता है, बहुत आसानी से घुल जाता है। यदि दोनों में क्या होगा, क्या कि आंतराणविक अन्योन क्रिया समान होगी। ठीक है, अगर इन दोनों में अंतरण अन्योन क्रिया होगी ना, समान होगी। जैसे अभी इसी प्रकार देख लो, अब मैं पेपर पे है ना कलम से यानी पेन से जो लिख रहा हूँ, स्याही से जो लिख रहा हूँ, इनमें जो अंतराणिक अन्योन क्रिया है ना वो इक्वल है, इसीलिए तो इस पर डट रही है। अगर ये अनइक्वल होती या यानी असमान होती तो ये स्याही इस पर डटती थोड़ी, बहती हुई चलती, इस पर रुकती नहीं। अब यदि हम देखते हैं कि हम बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उनकी इक्वल होती है, अन्योन क्रिया है ना वो इक्वल हो जाती है। तो इसी प्रकार आप बोर्ड पर भी लिख सकते हो, मार्कर से लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार हम दीवारों पर पेंट करते हैं, इसी प्रकार इनमें क्या होती है, अन्योन क्रिया होती है। ठीक है, विलय और विलायक में क्या होता है, सामंजस्य स्थापित हो जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बता दिया आपको, ये उतार लीजिए। ठीक है, अब देखो जैसे वो बताया गया था ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे ध्रुवीय विलय है ना, ध्रुवीय विलायक में, ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो ध्रुवीय विलय होगा वो किस में घुलेगा, वह केवल ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। ध्रुवीय
विलायक में, तथा जो अध्रुवीय विलय होगा ना वो अध्रुवीय विलायक में अधिकतम घुलते हैं। ठीक है, तथा अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलायक में अधिकतम घुलते हैं। क्या होते हैं? अधिकतम घुलते हैं। अधिकतम घुलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी हमने बताया था कि ये क्या होनी चाहिए, पेन और पेपर की जो क्या थे इनमें इक्वल आ गए थे। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं ध्रुवीय विलय कौन कौन से हो जाएंगे, NaCl KCl KNO3 है, ये क्या है, ठोस है। और जबकि ध्रुवीय विलायक क्या हो जाएंगे, H2 हो जाएगा। ठीक है, C2H H5OH हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय ध्रुवीय भी हो जाएंगे। अब अध्रुवीय की बात कर रहा हूँ, अभी बताया था नेफ्थेलिन हो जाएगा, एंथ्रोसिन हो जाएगा, और यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा, नहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाते हैं, ध्रुवीय अध्रुवीय अध्रुवीय हो जाते हैं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिख लेनी है। जैसे हम देखते हैं कि ध्रुवीय ध्रुवीय क्या होंगे, ध्रुवीय विलय। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड हो गया और पोटेशियम नाइट्राइड हो गया। इसी के ये क्या है, ये ठोस है। ठीक है भाई, अब यहाँ से ध्रुवीय विलय की तो बात हो गई, पर हम बात करते हैं ध्रुवीय विलय की। ये भाई किस में घुल सकता है, क्या ये बेंजीन में घुल सकता है? तो ये बेंजीन में नहीं घुल सकता। क्यों नहीं घुल सकता है? बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलायक है, तो ये बेंजीन में नहीं घुलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, C2H5OH जो कि क्या है, द्रव है। ये चीज़ें ये इसमें घुलेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि अध्रुवीय, क्या देख रहे हैं, अध्रुवीय विलय कौन कौन से होते हैं भाई? अभी बताया था मैंने, नेफ्थेलिन है ना, एंथ्रोसिन, ठीक है, आयोडीन, नेफ्थेलिन, एंथ्रोसिन एंड आयोडीन जो कि क्या है, ठोस है। और कौन से ठोस हैं भाई साहब, अध्रुवीय विलय हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि अध्रुवीय विलय की कौन कौन सा हो जाएगा भाई, बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, क्या क्या द्रव है। ठीक है, जो कि अध्रुवीय विलायक में घुलता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। हमने विलेयता देखी, विलेयता क्या होती है, स्थिर ताप पर स्थिर आयतन में विलय की जो अधिकतम मात्रा होगी ना, वही क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। हमने देखा था कि हम विलय के आधार पर विलयन के वर्गीकरण में देखा था कि संतृप्त विलयन क्या होता था, कि संतृप्त विलयन वह था जो विलयन में अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है, विलय की जो अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है उसे हमने संतृप्त विलयन कहा था। तो संतृप्त विलयन कहा था, तो यहाँ पे क्या है, अधिकतम मात्रा घुली हुई है विलयन में। ठीक है, तो क्या कह देंगे, जो विलेयता होती है उसे संतृप्त विलयन भी कहते हैं। ठीक है, जो विलेयता होती है वह ताप, दाब और उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, हम देख रहे हैं फिर इसके बाद ठोसों की द्रव्य विलेयता, जिसका पहला पार्ट है। ठीक, जो क्या कहती है, तो यहाँ पे विलय क्या होगा, विलय ठोस होगा और विलायक क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, इसके उदाहरण देखें तो NaCl प्लस जल हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज प्लस जल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो ध्रुवीय विलय होता है वह केवल ध्रुवीय विलायक में ही घुलता है, न कि अध्रुवीय विलायक में। क्योंकि हम देखते हैं कि जो NaCl होता है, शर्करा होता है, वह जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय होती है। जबकि जो बेंजीन होता है, ठीक है, बेंजीन होता है उसमें नहीं घुलता, क्योंकि बेंजीन होता है ना वो अध्रुवीय विलायक होता है, और अध्रुवीय और ध्रुवीय कभी क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। इनकी जो अन्योन क्रिया है, अंतराणविक अन्योन क्रिया है, वह दोनों क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो एक विलय है ना, वो विलय में घुलने के लिए क्या होना चाहिए, इनकी जो अंतराणविक अन्योन क्रिया है वह समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तभी वह आगे क्रिया करता है या उनमें घुल जाता है आसानी से। ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। और इसी प्रकार से हम देख रहे हैं ध्रुवीय विलय कौन कौन से हो जाएंगे, NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ध्रुवीय विलय की बात करेंगे तो जल हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा जो कि द्रव है। ठीक है, इसी प्रकार से अध्रुवीय विलय की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेफ्थेलिन हो जाएगा, एंथ्रोसिन हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार अध्रुवीय विलायक है वह बेंजीन हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किस पर, ओ सॉरी यार, एक मिनट। जो इनके कारक हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, हम इनको प्रभावित करने वाले कारक देख रहे थे, किसको, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ रहे थे, जो कि पहला हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं विलय, विलयन विलय की प्रकृति देख ली। अब सेकंड हम बात करेंगे ताप पर की। किसकी बात करेंगे भाई, ताप की बात करेंगे। इसको लगा लेते हैं। सेकंड बात करेंगे ताप की। ठीक है, ताप में क्या होगा वो चीज़ देख लेते हो। अब देख रहे हो, अगर क्या होती है, ऊष्मा है ना, ऊष्मा ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी विलीन कहते थे। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह जीरो से कम है। मेरे कहने का मतलब क्या है, एंथैल्पी जीरो से कम है मतलब ऋणात्मक है। क्या है भाई, ऋणात्मक है। तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो ठोसों की द्रव्य विलेयता क्या होगी, घटेगी। विलेयता क्या होगी, विलेयता भाई घटेगी। ठीक है, अगर एंथैल्पी परिवर्तन जीरो से कम है, मेरे कहने का मतलब है ऋणात्मक है, तो विलेयता क्या होगी, घटती है। इसी के इसके विपरीत हम देखते हैं कि एंथैल्पी परिवर्तन अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब धनात्मक है, धनात्मक है, तो विलेयता क्या होगी भाई, बढ़ती है। ठीक है, विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, हमने ठोसों की द्रव्य विलेयता भी इसको प्रभावित करने वाले कार्य पड़ी। ठीक है, इसकी प्रकृति पर देखें तो प्रकृति पर हम देख रहे थे ध्रुवीय, जो ये पहला था, इसकी प्रकृति पर देख रहे थे। ठीक है, इन्हें निम्न कारक प्रभावित करते हैं, ये चीज़ें देख रहे थे। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक देख रहे थे। ठीक है, इसमें ध्रुवीय ध्रुवीय विलायक हो जाता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा हमने ताप देख रहे हैं हम सेकंड, जो कि ताप है। अगर इनकी जो एंथैल्पी परिवर्तन होना, एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक है, तो क्या होगी, जो विलेयता होगी ठोसों की द्रव्यों में विलेयता वो घट जाती है। अगर इसके विपरीत हम क्या देखते हैं कि धनात्मक हो जाती है एंथैल्पी परिवर्तन, अर्थात जो ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। ठीक है, अवशोषण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो इसकी एंथैल्पी परिवर्तन है ना, उसका क्या माना है, जीरो से कम है, ऋणात्मक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आप लिखिए ताप, ताप डाल के आपको क्या लिखना है, लिखिए कुछ विलयनों, कुछ विलयनों में ऊष्मा, कुछ विलयनों में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कहते हैं उन्हें हम ऊष्माक्षेपी विलयन कहते हैं। उन्हें ऊष्मा क्षेपी विलयन कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब जो जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच, अर्थात डेल एच है वह जीरो से कम है, अर्थात ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है, है। ठीक है, तो इन विलयनों की ऋणात्मक है, तो इन विलयनों की क्या भाई, इन विलयनों की क्या होगा, ताप बढ़ाने पर क्या होगी, ठोसों में द्रव्यता विलयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। विलयनों की ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रवों में, ठोसों की द्रवों में विलेयता
घट जाती है। ठीक है, इसमें ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाएगी। जैसे हम देखते हैं क्या भाई, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम एसिटेट हो जाएगा। ठीक है, CH3 डबल OH सी, कैल्शियम एसिटेट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ विलयनों में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, कुछ विलयनों में क्या होगा, अवशोषण होगा। इसके अलावा कुछ विलयनों में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, कुछ विलयनों में अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। इन्हें आप क्या कह दोगे, उसे हम उत्सर्जन और ऊष्माक्षेपी, और अवशोषण और ऊष्माशोषी। ठीक है, क्लास 10th 11th में आप पढ़ के ही आए होगे इसकी ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, डीपली पढ़ के आए होगे इसके। ठीक है, ऊष्माशोषी विलीन कहते हैं भाई। ठीक है, अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो डेल्टा H होगी, जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, वो क्या होगा, 0 से अधिक होगा। मतलब क्या होगा, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। तो विलयन का ताप बढ़ाने पर तो तो इन विलयनों का ताप बढ़ाने पर, तो इन विलयनों का ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, इन क्या हो जाती है, विलेयता बढ़ जाती है। जैसे हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे NH4Cl। ठीक है, सोडियम नाइट NaNO3 AgNO3 ETC। ये चीज़ आपको देख लेनी है, फटाफट से उतार लीजिए एक बार। ताप वाले को पहले आपने इसमें देख लिया होगा, ताप में देख रहे थे हम। ताप में क्या देख रहे थे, जिसकी एंथैल्पी क्या होगी, जो 0 से कम हो जाएगी यानी ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि उस पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो इसकी विलेयता क्या होगी, घटेगी। इसकी विलेयता ताप के ठोसों की द्रव्य विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं एक यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा क्षेपी हो जाए, ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा शोषी विलयन होगा। तो ऊष्मा शोषी विलयन में क्या होता है कि जो एंथैल्पी परिवर्तन होती है वो 0 से अधिक होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, धनात्मक होगी। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगी, धनात्मक होगी। धनात्मक होगी तो ठोसों की द्रव्यमान विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, यानी उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने लिखाई है जो कि हमने बताया। फटाफट से उतार लीजिए, फटाफट से उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो तीसरी की बात करेंगे, दाब। ठीक है, ठोसों की द्रवों में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ देख लेता हूँ। अब वो क्या है कि ठोसों में है ना, ठोसों में द्रवों की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अप्रभावित रहता है। क्योंकि यहाँ पर क्या देखते हैं कि ठोसों में ना असंपीड़न होता है, क्या है, इनकी निबिड़ संकुल संरचना होती है, इस कारण इसके प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको ये ध्यान भी रखना है। क्या भाई, क्या देख रहे हैं, दाब पर, ठोसों की द्रवों में दाब का प्रभाव। ठीक है, दाब पर ये भी देख लो फटाफट से, क्या होता है, क्या होता है ये भी देख लो। ठोसों की द्रवों में, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का अत्यंत कम प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि क्योंकि भाई जो ठोसों की जो निबिड़ संकुल संरचना पाई जाती है, ठीक है, ठोसों की निबिड़, आपको जो सॉलिड स्टेट था, जो ठोस अवस्था था, जो पहला चैप्टर है जो वो हटा दिया गया था। अगर वो पढ़ते ना आप, तो आपको है ना इसकी जो है, जो कि बेसिक जो थोड़ा बहुत क्लियर हो सकता था। इसके अलावा ठीक है, ऐसे आप पहले की वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी या 12th की। ठीक है, उनमें से आप थोड़ा बहुत इनको क्लियर करते रहो कि ये ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचना
होती हैं, ठीक है भाई, होती है, जिन पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिन पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपने पूरा देख लिया। ठोसों की द्रव्य विलेयता पर देख ली थी। ठोसों की विलेयता में ठोसों की द्रव्य विलेयता हमने क्या देखा, यहाँ पे विलय क्या था, यहाँ पे विलय क्या था, यहाँ पे विलय क्या था, उतार ली इसको, इधर बता देता हूँ आपको। विलय क्या था, ठोस था, और विलय क्या था, द्रव था। हमने देखा कि NaCl प्लस जल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस जल हो जाएगा। हमने विलेयता में ही देखा कि स्थिर ताप पर क्या होना चाहिए, स्थिर ताप पर स्थिर आयतन देखना चाहिए, ठीक है। स्थिर ताप पर स्थिर आयतन में देखना है कि अधिकतम मात्रा में हुआ हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, ठीक है, उसे विलेयता कह देते हैं। इसमें अगर ठोसों की मात्रा अधिक होगी द्रवों में तो उसे हम ठोसों की द्रवों में विलेयता कह देंगे, ठीक है। अब इसके जो प्रभाव हम पढ़े थे, पहले पढ़ रहे थे प्रकृति के आधार, प्रकृति कैसी, विलय और विलय की प्रकृति। यदि विलय और विलय की प्रकृति क्या हुई, समान होगी तो उसमें अधिक घुलेगा, और इसमें समान ना होगी तो भाई साहब कैसे घुलेगा। समान मेरे कहने का मतलब क्या है, यदि ध्रुवीय ध्रुवीय होगा, यानी ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक होगा, इनकी प्रकृति क्या है, समान है, अंतरा आणविक अन्योन क्रिया क्या होगी, समान होगी, तो ये भाई साहब क्या होगी, अधिक घुलेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो NaCl होता है, शर्करा होता है, वो जल में घुल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं जो बेंजीन भी वो नहीं गलता है। क्यों नहीं गलता है, क्योंकि इसमें क्या कारण होता है, इनकी जो अंतराणविक अन्योन क्रिया है वह असमान होती है, यानी जो कि समान नहीं होती है। क्योंकि वह क्या होता है, जो NaCl जो शर्करा होती है वो क्या होती है, वह ध्रुवीय होती है, और इसके अलावा जो बेंजीन होता है वो क्या होता है, वह अध्रुवीय विलायक होता है, इस कारण से वह नहीं घुलती है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे जो कि विलेयता में है, वो क्या है, गैसों की द्रव्यों में विलेयता की बात करेंगे, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, गैसों की द्रव्यों में विलेयता की बात करेंगे, ठीक है भाई, जो कि जिसका बी पार्ट है, सेकंड जो चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है विलेयता, विलेयता का बी पार्ट है। जो पहला ए पार्ट था वो विलय व विलय की प्रकृति था, जो बी पार्ट आ रहा है वह है गैसों की द्रव्यों में विलेयता, गैसों की द्रव्यों में विलेयता, ठीक है भाई, अच्छी तरह समझना। ये पूरा करके ही छोड़ना है इसको, ठीक है, इसको पूरा करके ही छोड़ना है, ठीक है। तो भाई साहब पिछले देखा था, यहाँ पे गैसों की द्रव्यों में विलय तक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विलय क्या होगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा के करेंगे, क्योंकि अभी पिछले है ना, पिछले ये जो अभी टॉपिक पढ़ाया है उसमें काफ़ी हद तक आपको समझा दिया गया है, तो उसी के बेस पर ये भी है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे विलय क्या होगा, यहाँ विलय गैस होगा। इसके अलावा हम विलायक की बात करेंगे तो विलायक वो ही होगा, क्या होगा भाई, द्रव होगा, ठीक है, यानी गैसों की द्रव्यों में विलेयता की बात कर रहे हैं, ठीक है। उदाहरण देखोगे आप, उदाहरण में आपके देखते हो कि आप देखो कोई भी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में आप भरते हो, कोल्ड ड्रिंक की जो पैकिंग आती है तो उसमें CO2 के साथ पैकिंग आती है, क्योंकि उसके उच्च दाब के साथ भरा जाता है उसको, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर, उसमें है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ भरा जाता है, उसके अधिकतम दाब के साथ, यानी खोलते ही आपको दिखती है वो प्रेशर के साथ बाहर आ रही है, ठीक है, इसके प्रेशर के साथ भरा जाता है। जैसे हम देख ले ऑक्सीजन प्लस जल हो जाता है, ठीक है, एक गैस की द्रव्यमान। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए आप, क्या होती है, स्थिर आयतन होगा, स्थिर दाब पर, स्थिर ताप पर किसी 100 ml विलयन में किसी स्थिर ताप पर किसी स्थिर ताप पर किसी 100 ml विलयन में घुली हुई गैस की अधिकतम मात्रा, गैस की अधिकतम मात्रा को हम क्या कह रहे हैं, गैस की अधिकतम मात्रा को गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहते हैं, मात्रा को गैसों की द्रव्यों में विलेयता कहते हैं, ठीक है, विलेयता कहते हैं। उदाहरण आपने देख लिया कि CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा, सोडा वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि विलयन कहते हैं इसको, जो इसका जो कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता है ना, ये किस पर निर्भर करती है, अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, इसका जो मान होगा विलेयता का वो किस पर निर्भर करेगा, अवशोषण गुणांक पर। ये भी लिख लीजिए अब, इसका इसका मान अवशोषण अवशोषण गुणांक, जिसे हम अल्फा से दर्शाते हैं, अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक पर निर्भर
करता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। ठीक, अब अवशोषण गुणांक क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। ठीक, जिसे हम अल्फा से दर्शा रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए एक बार। अवशोषण गुणांक जिसे हम अल्फा से दर्शाते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए आप क्या होता है, ये भी देख लीजिए एक बार। ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए आपको जल्दी से बता देंगे इसके बारे में, ये करा देते हैं। ठीक, अवशोषण गुणांक क्या होता है, इसका मतलब कहते हैं किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन जो द्रव के घन सेंटीमीटर में घुली हुई हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं, जिसे हम अल्फा से दर्शा रहे हैं। इसका मान जितना अधिक होगा ना, तो गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, किसी गैस का घन सेंटीमीटर में वह आयतन जो द्रव के एक घन सेंटीमीटर में घुली हुई होती है अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसे अल्फा से दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ क्या करना है कि जितना अवशोषण गुणांक का मान होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, इसका मान जितना अधिक होगा, अवशोषण गुणांक का मान जितना अधिक होगा गैसों की ध्रुवों में विलेयता, ठीक है, विलेयता उतनी ही अधिक होगी, यानी इस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं, आपने देख लिया था गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या होती है, गैस के क्या विलय क्या होता है, उतार बिलीजी बता रहा हूँ। ठीक है, विलय क्या होगा, गैस होगा, विलय क्या होगा, द्रव होगा। उदाहरण के लिए हम कैसे CO2 प्लस सोडा वाटर बोल सकते, O2 प्लस जल हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा से बात करें तो क्या कह देंगे, स्थिर ताप पर 100 ml विलयन में घुली हुई गैसों की अधिकतम मात्रा को हम क्या कह रहे हैं, गैसों की द्रव्यों में विलेयता बोल रहे हैं। इसको मान अवशोषण गुणांक जो कि अल्फा से दर्शा रहे हैं उस पर निर्भर करता है, यानी कि जितना अल्फा अधिक होगा उतना ही गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अवशोषण गुणांक इसको देख लीजिए आप। ठीक है, अब हम इसके क्या बात करेंगे कि गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे। ठीक है, लिखिए फटाफट से उतार लीजिए। गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जो पहला कारक है हम बात करते हैं गैस की प्रकृति पर। ठीक है, यानी कि विलय की प्रकृति पर या गैस की प्रकृति पर, ठीक है, गैस की प्रकृति पर। तो भाई इसमें क्या होगा वो चीज़ देखिए, इसमें क्या होता है वो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, विकेस क्या होगी, जो आसानी से द्रवित हो जाती है। ठीक है, यानी कि द्रवित करने वाले यानी पिघल जाती है, मिल जाती है, यानी घुल जाती हैं, वो उनकी विलेयता क्या होगी, उच्च होगी। प्राय हम क्या देखते हैं, जो आयनिक या ध्रुवीय गैस होती हैं वो द्रवों में क्या होती हैं, अधिक घुलनशील होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वे गैस जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, उनकी विलेयता उच्च होती है, यदि भाई विलेयता
होती है। ठीक है, ये जो प्राय कोई आयनिक या ध्रुवीय गैस होती हैं वो द्रवों में अधिक घुलनशील होती है, अधिक घुले विलय होती हैं। प्राय प्राय आयनिक या प्राय आयनिक या ध्रुवीय गैस ध्रुवों में अधिक विलय होती हैं, ध्रुवों में अधिक विलय होती हैं। ठीक है, अधिक विलय होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि जल में निम्न गैसें विलय का घटता हुआ क्रम देखेंगे। ठीक है, जैसे जल में गैसों की विलयता का घटता क्रम। ठीक है, घटता क्रम। जैसे हम देखते हैं उच्च कौन सा होगा, NH3। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं हम SO2 आ गया। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, O2 आ गया, फिर सबसे कभी नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, इसमें आपको लास्ट में एक अपवाद ही बताऊंगा, वो अपवाद क्या होता है वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इतने आप इसको फटाफट से उतार लीजिए, देरी ना करते हुए फटाफट से उतार लो। ठीक है, एक देखो कि नाइट्रोजन, ठीक है, CO2 और ऑक्सीजन, ठीक है, अल्कोहल में अधिक विलय होते हैं। अल्कोहल में अधिक विलय होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं भाई, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या होती है, समान होती है। इनमें जो अन्योन क्रिया होती है, अंतराणु अन्योन क्रिया होती है, वो क्या होती है, युगल होती है, समान होती है। जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है रक्त में अधिक विलय होता है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, रक्त में अधिक विलय होती है। ठीक है, अब गैसों की द्रवों में विलय तक बात की, उसमें हमने क्या देखा, जो गैस है ना, जो द्रवित होती है, जो आसानी से द्रवित हो जाती है, उसकी विलयता क्या होती है, उच्च होती है। वो आसानी से क्या हो जाती हैं, विलयन में घुल जाती है, उसकी विलयता उच्च होती है। जो जैसे कि जो ध्रुवीय गैसें होती हैं वह अधिक घुलती हैं। ठीक है, इसका हमने घटता हुआ क्रम भी देख लिया, जल में जिसकी गैसों के घटता क्रम ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने क्या देखा, जो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो अल्कोहल में अधिक विलय होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन होती है जो रक्त में अधिक विलय होती है। अब जो हम इसको प्रभावित करने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वह विलय के प्रकृति की बात करेंगे, यानी कि द्रव पर। किस पर, द्रव पर। पहले बात करी गैस पर, अब दूसरी बात करेंगे द्रव पर। अब क्या करेंगे, यदि विलय आयनिक होगा या ध्रुवीय प्रकृति का होगा तो उसमें आसानी से गैस घुल जाती है। ठीक है, यदि विलय क्या होगा, यदि विलय क्या होगा, आयनीय होगा या ध्रुवीय प्रकृति का होगा तो उसमें गैस आसानी से घुल जाती है, क्योंकि क्या गैस क्या होती है, ध्रुवीय प्रकृति की अधिक होती है। ठीक है, जो आसानी से घुल जाती है। जैसे कि हम HCl की बात कर रहे हैं, क्या है, ध्रुवीय विलय है, ध्रुवीय विलायक होगा। H2O में अधिक विलय होती है। HCl क्या है, ध्रुवीय विलय हो जाएगा। जो H2 क्या है, ध्रुवीय विलायक हो जाएगा, तो इसमें अधिक विलय होगी। परंतु हम बेंजीन में घोलें ना तो इसमें अल्प विलय होगा, क्योंकि जो बेंजीन होता है वो क्या होता है, अध्रुवीय विलायक होता है। ठीक है, अध्रुवीय अणु होता है। ठीक है, परिभाषा लिखिए, यदि विलायक आयनिक या ध्रुवीय प्रकृति का होगा, ध्रुवीय प्रकृति का होगा तो उसमें आसानी से गैस क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। तो उसमें आसानी से गैस विलय हो जाती है, विलय हो जाती है भाई।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ध्रुवीय ध्रुवीय अधिक विलय होता है। ठीक है, उनकी जो कि अंतराणु की आनयन क्रिया है वो समान हो जाती है। एग्जाम के लिए उदाहरण देखते हो आप, जो HCl होता है ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक H2O में क्या होती है भाई, अधिक विलय होगी। क्यों कि जो HCl वह भी ध्रुवीय विलय है और जो ध्रुवीय विलायक की बात करें H2O वो क्या है, ध्रुवीय विलायक है। तो इनकी जो क्रिया है वो समान होगी, तो इसलिए अधिक विलय होगा। ठीक है, अधिक विलय होती है। ठीक है, पर जबकि हम क्या देखते हैं, बेंजीन होता है, इसमें क्या होगी, बेंजीन में अल्प विलय होती है, अल्प विलय होगी। क्योंकि हम क्या देखते हैं, जो बेंजीन है वो क्या है, अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक। ठीक है, अध्रुवीय विलायक है। उतार लो फटाफट से। अच्छा, हम थर्ड बात करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो किसके, ताप के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, गैसों की द्रव्यमान प्रकृति पर हम तीसरे जो बात करने वाले हैं वो क्या है, ताप है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट लगा लेना एग्जाम 2024 के तहत। ठीक है, तो क्या होगा कि गैसों की द्रव्यमान विलेयता ताप बढ़ने पर शब्ददेव क्या होगी, घटती है। इसके दो कारण होंगे। पहला, क्योंकि आप गैसों को गर्म कर रहे हो तो गैसों के जो अणु होंगे उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी जिससे वो क्या हो जाएगी, द्रव से क्या हो जाएगा, पृथक होने लगता है, यानी उससे अलग होने लगता है। ठीक है, आपको हम जैसे मान लेते हैं कुछ भी, कि जैसे हम ये कोई बीकर है, हम इस पर दाब लगा के गैसों के अणु मिला रखे हैं, यानी कि हम पिस्टन लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पिस्टन हो गया, इसमें मिला देते हैं हम। ठीक है, गैसों के अणु को द्रव में मिल गया। ठीक है, अब आप इसको हीट कर रहे हो, इसको आप गर्म कर रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो इसका। ठीक है, एक निश्चित ताप पर परिभाषा, विलेयता की परिभाषा हमने स्टार्टिंग में बता दी थी कि इसमें क्या होना चाहिए, कि जो ताप होगा वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, नियत होना चाहिए। तो आप इसका ताप बढ़ा दोगे तो इसमें जो गैसों के अणु होगा ना उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो गैस द्रव है, द्रव से गैसों के अणु क्या हो जाएंगे, अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे इनकी क्या हो जाएगी, जो विलेयता घट जाती है। एक कारण ये हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि आप गैसों के द्रव में विलेयता ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, गैसों के द्रव में विलीन होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। वही चीज़ ऊष्माक्षेपी यानी जो एंथ्रोपी परिवर्तन होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, जीरो से कम होगा। ठीक है, तो इसे गर्म करने पर इसे क्या होगी, विलेयता घट जाती है, इस कारण से भी इनकी विलेयता घट जाती है। तो आप लिखिए, देखो, गैसों की द्रव्यों में विलेयता, गैसों की द्रव्यों में विलेयता ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर सदैव घटती है। ठीक है, इसके निम्न दो कारण हैं। ठीक है, पहला पहला क्या है भाई, गर्म करने पर, गर्म करने पर गैसों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे द्रव से क्या हो जाती है, पृथक होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वे द्रव से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड जो बात कर रहा हूँ वो क्या है, जब गैसों का दाब में विलयन, गैसों का दाब में विलयन ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, और ऊष्माक्षेपी विलयनों को, और ऊष्माक्षेपी
विलयनों को गर्म करने पर इनकी विलेयता क्या होती है भाई? घट जाती है। विलेयता घट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लो ऊपर फटाफट से, उनकी विलेयता घट जाती है। अब ये कि यहाँ पर अपवाद आता है, वो क्या है भाई? तो हमने देखा, क्या देखा भाई? गैसों की जो द्रव्य विलेयता होती है वो क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है भाई? हमने पहले बता दिया, ऊष्माक्षेपी होती है। अब यहाँ पे अपवाद क्या आती है कि जो हाइड्रोजन, जो हीलियम होता है, उनकी गैसों के द्रव्यों में जो घुल कर क्या बनाते हैं? ऊष्माशोषी विलयन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ऊष्माशोषी विलयन बना रहे हैं। तो अरे इसका जो ताप बढ़ाओगे तो ऊष्माशोषी विलयन है, जिसकी एंट्रोपी जो परिवर्तन होगा वो धनात्मक है, और ताप बढ़ाओगे ना आप, तो ताप बढ़ाओगे ना तो जिनकी विलयता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये अपवाद है, फटाफट से ये भी लिख लीजिए, अपवाद। ठीक है, वो क्या है भाई? हाइड्रोजन व हीलियम गैस द्रव में घुलकर ऊष्माशोषी विलयन बनाते हैं। ठीक है, अतः ताप बढ़ाने पर इन गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, फटाफट से उतारो, देरी मत करो, फटाफट से उतार लीजिए, फटाफट से। ठीक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रभावित करने वाले कारकों में। कौन सी? दाब का प्रभाव। अब ऐसे ही देखो, एक डायग्राम लेता हूं मैं। ठीक है, ये पिस्टन लगा देते हैं। क्या है? पिस्टन है। इसी प्रकार से एक और डायग्राम हो जाएगा, इसमें भी एक पिस्टन लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ, दोनों ही को ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है? दाम है, वैसे है। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ये तो क्या है? कण है। यहाँ पे क्या है? सॉरी, ये द्रव है, ये गैस के कण है। ठीक है, यहाँ पर क्या? कम दाब है, यहाँ पर दाब कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दाब कम है। अगर हम इस दाब को बढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर हम इस दाब को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इनमें जो गैसीय कण होते हैं जो द्रव में क्या होंगे? अधिक घुल जाएंगे। ठीक है, गैसीय कण में अधिक घुल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ तक आ जाएगी, गैस कण ये रह जाएगा, और इसमें यहाँ तक गैसीय कण द्रव में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इस कहने का मतलब क्या है कि ये जो गैसों की जो द्रवों में विलेयता है वह दाब का प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। कैसे महत्वपूर्ण होता है, कैसे बताता हूँ। ठीक है, देखो, लिखो, गैसों की द्रवों में इस डायग्राम को मत बनाना। ठीक है, डायरेक्ट ये लिखिए, समझाने के लिए था वो। इसके अलावा ये देखिए, गैसों की द्रव्यों में विलेयता, इसके अलावा जो डायग्राम है, इसका जो स्टैंडर्ड जो डायग्राम है वो आगे बना के बताऊंगा आपको, जो कि आपको सटीक होगा। ठीक है, गैसों की द्रव्यों में विलेयता पर दाब का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। कैसे? आप देखो, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था ना आपको यहाँ पे।
क्या यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कण थे, ये थोड़े बहुत कण थे। हमने क्या किया, यहाँ पे दाब को बढ़ा दिया, दाब को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे दाब क्या था, कम था। तो दाब कम था तो वहाँ पे गैस के कण इतनी मिले हुए नहीं थे। हमने दाब जैसे ही बढ़ाए तो जो गैस के जो प्रेशर डालते हैं हम किसी भी वस्तु पर, हम जैसे स्याही होती है, ये पेन होती है, तो इसके ऐसे थोड़ी डल जाती है, इस पर क्या होगा, प्रेशर के साथ डाला जाता है। आप ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत उपयोगी है। ये जो कि गैसों की द्रवों में विलेयता होती है वो दाब पर अत्यधिक प्रभावित होती है। क्यों प्रभावित होती है, क्योंकि जितना आप अधिक दाब लगाओगे उसमें गैसों कण होगी वो द्रव में उतना ही अधिक घुलेंगे। ठीक है, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है तथा दाब घटाने पर विलेयता घटती है। ठीक है, अब जो दाब का प्रभाव है हम किससे ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे, हम कर पाएंगे हेनरी के नियम से। ठीक है, मोटा मोटा बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, हेनरी के नियम से, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, हेनरी का नियम ये दाब के प्रभाव को समझाता है। इसमें हम क्या देखते हैं कि स्थिर ताप पर, क्या देखते हैं, स्थिर ताप पर इकाई आयतन में विलायक में विलय की गैस की जो मात्रा होगी, माना वो m मात्रा है, m। ठीक है, उसके जो विलायक की जो पृष्ठ होगी, विलायक की जो पृष्ठ होगी, ठीक है, विलायक की जो पृष्ठ पर विलायक की जो पृष्ठ पर होगी ना, वो दाब, साम्य दाब में गैस के लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पे आप इन्फिनिटी इसको समानुपाती नियतांक उठाएंगे तो के एच होगा। यहाँ पे के एच क्या है, के एच क्या है, हेनरी नियतांक है। और यहाँ पर जो एम है वो क्या है, मात्रा है, विलय की मात्रा होती है। यहाँ पी क्या है, साम्यावस्था में दाब है जो विलय की परत पर लगाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। ये क्लास नेक्स्ट में बात करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और जो भी जहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो भी है ना, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जल्दी जल्दी है ना, मैथ की क्लासें भी स्टार्ट होने वाली हैं और फिज़िक्स की क्लासें भी स्टार्ट होने वाली है। तो इसलिए है ना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से जोड़ें, और आप है ना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।